लिट्रा वैली स्कूल पटना के कक्षा 7 के व्याख्यान भाग 3 में मैं आपकी शिक्षिका शिप्रा कर्ण स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 के तीसरे पाठ हिमालय की बेटियाँ नामक निबंध की चर्चा करेंगे, जिसके लेखक हैं नागार्जुन। आइए अब मैं इस पाठ को पढ़ती हूँ। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। यहाँ अतृप्त का अर्थ है असंतुष्ट, बंधुर का अर्थ है गहरी, आदित्यकाएँ अर्थात पहाड़ी के ऊपर समतल भाग, मौन का अर्थ है चुपचाप, सरसब्ज उपत्यकाएँ अर्थात हरी भरी तराइयाँ या घाटियाँ, और यहाँ सिर धुनना मुहावरे का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है पछताना। विराट का अर्थ है विशाल या बहुत बड़ा। लेखक कहते हैं कि ये जो नदियाँ हैं वो हिमालय की बेटियाँ हैं। उन्होंने यहाँ इस पाठ में प्रकृति का बहुत ही सुंदर मानवीकरण किया है। वो कहते हैं कि ये नदियाँ उछलती कूदती खिलखिलाती भागती जा रही हैं। यह देखकर ऐसा लगता है कि ये आखिर कहाँ भागी जा रही हैं, इनका लक्ष्य कौन सा है जिसे पाने के लिए ये बेचैन है। हिमालय जैसे विशाल और विराट पिता की वो बेटियां हैं, अतः उन्हें अपने पिता से अगाध प्यार और स्नेह प्राप्त है। तो फिर वो यदि असंतुष्ट हैं तो वो कौन है जो इन्हें संतुष्ट कर पाएगा। बर्फहीन पहाड़ियाँ, हरी भरी घाटियाँ, जहाँ इनकी बाल क्रीड़ाएँ होती हैं, यानी बच्चों जैसी जो ये खेलती कूदती हैं वो सब खेल करती हैं, उसे छोड़कर ये आगे बढ़ी जा रही हैं। लेखक को यहाँ लगता है कि खेलते खेलते जब ये देवदार, चीड़, चिनार, सफ़ेदा, कैल आदि वृक्षों से भरे जंगलों में पहुँच जाती हों तो शायद इन्हें बीते दिनों की याद आ जाती होगी। बूढ़ा हिमालय अपनी इन चंचल नटखट बेटियों के लिए ज़रूर परेशान रहता होगा। आप लोगों ने भी ये महसूस किया होगा कि माता पिता अपने बच्चों के लिए किस प्रकार चिंतित और परेशान हो जाते हैं, है ना। तो लेखक आगे बताते हैं कि लेकिन ये हिमालय की बड़ी बड़ी चोटियों से यदि पूछूं तो वहाँ मौन के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा, अर्थात वह चुपचाप ही रहता है। पाठ को आगे पढ़ती हूँ। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की
इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। यहाँ प्रवाहित होना, इसका अर्थ होता है बहना। तो लेखक कहते हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच रावी, सतलुज, चनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गंडक, कपिशा, कोसी आदि हिमालय की ही ये नदियाँ बेटियाँ हैं, जो हिमालय के पिघले हुए हृदय की बूंदें हैं, जो वास्तव में इकट्ठा होकर समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। लेखक समुद्र को सौभाग्यशाली मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पर्वतराज हिमालय की बेटियों का हाथ थामने का श्रेय जो मिला है। अब पाठ को आगे पढ़ती हूँ। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप की हिमालय को मुझे तो इतना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। यहाँ लुभावना का अर्थ है मनमोहक और झिझक का अर्थ होता है संकोच। लेखक बताते हैं कि हिमालय जो है उसे लेखक ने मानवीकरण कर ससुर तथा समुद्र को दामाद माना है। वो कहते हैं कि मैदानों में ये नदियाँ इतनी शांत और गंभीर दिखती हैं, जिन्हें देखकर कोई यह अनुमान नहीं लगा सकता कि ये हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर खेलती होंगी। पहाड़ी लोगों के लिए इन बच्चियों का रूप सामान्य हो, लेकिन उसे यह रूप यानी लेखक को यह रूप इतना मनमोहक लगता है कि वह हिमालय को ससुर तथा समुद्र को उसका दामाद कहने में भी जरा भी संकोच नहीं करते हैं। इस पाठ के साथ शब्दार्थ संलग्न कर दिया है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। आइए अब इस पाठ के सारांश को जरा जल्दी से हम पढ़ें। लेखक सोच में पड़ जाता है कि अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी यह नदियाँ क्यों अतृप्त हैं तथा किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेचैन होकर भागी जा रही हैं। वह कौन सी मंजिल है जहाँ पहुंचकर इनकी प्यास बुझ सकेगी। बर्फहीन पहाड़ियाँ, हरी भरी घाटियाँ और गहरी गुफाएं जहाँ इनकी बाल क्रीड़ा होती है, उनको छोड़कर ये आगे बढ़ जाती हैं। आगे जाकर जब ये मैदानी जंगलों में पहुँचती हैं तो क्या इन्हें बीते दिन याद नहीं आते। बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए जरूर परेशान रहता होगा, लेकिन यदि हम उसकी बड़ी बड़ी चोटियों से यह पूछें तो सिवाय मौन के और कोई उत्तर नहीं मिलेगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच रावी, सतलज, चिनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गंडक आदि कई छोटी बड़ी नदियां हैं जो हिमालय की ही बेटियां हैं। वास्तव में यह नदियां हिमालय के पिघले हुए हृदय की बूंदें हैं, जो इकट्ठा होकर समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। वह समुद्र सचमुच बड़ा सौभाग्यशाली है, जिसे पर्वतराज हिमालय की इन बेटियों का हाथ थामने का श्रेय मिला। मैदान में इन नदियों को देखकर शायद ही कोई यह अनुमान लगा सके कि वृद्ध हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर कहता है यह कैसे खेला करती हैं। लेखक कहते हैं कि अपने पिता की गोद में नंग धरंग खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी लोगों के लिए सामान्य बात हो सकती है, लेकिन उसे यह रूप इतना लुभावना लगता है कि वह हिमालय को ससुर तथा समुद्र को उसका दामाद कहने में भी जरा संकोच नहीं करता। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। अगले दिन पुनः इस पाठ को जारी रखते हुए मैं प्रस्तुत होंगी।